वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं 9 टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। नाजरीन, पाकिस्तानी कम्युनिटी पूरी दुनिया में फैली हुई है। लाखों के हिसाब से यूरोप में भी है, इस तरह अमेरिका और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। लेकिन जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो अपनी मट्टी से, अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। और ख़ास तौर पे जब ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं जो आजकल हैं सियासी तौर पे, तो बड़ी तशवीश लायक होती है। हमारे साथ हैं आज स्वीडन से अब्दुल कयूम साहब, जो अच्छी तरह बाखबर हैं दुनिया के हालात से, यूक्रेन की जंग से, बैन अवी खबरों से और पाकिस्तान के हालात से। उन्होंने हमारे साथ एक दो प्रोग्राम किए, लोगों ने बहुत पसंद किए। हम इनके पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी नसीर साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर हमें दोबारा वक़्त दिया अपनी मसरूफियत में से। ये बताइए कि रमज़ान के बाद ईद का त्यौहार आया, तो कैसी मसरूफियत रही है आपकी स्वीडन में? रमजान का तो लाजमी बात है। यूरोप की थोड़ी सी नसीर साहब थोड़ी सी सिचुएशन हमारे अपने मुल्कों से मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे लोग जो है काम भी करते हैं रमजान में और शिफ्टों में भी काम करते जी। हैं। रमजान अच्छा गुजरा। ये ठंडा मुल्क है, यहाँ पे अभी भी टेम्परेचर जो है ये आज देखें मई की 4 तारीख है और यहाँ पे अभी तक 10 12 14 से मैक्सिमम ऊपर यानी ऊपर नहीं आया, अच्छा। बिल्कुल नीचे जा रहा है। अच्छा। शाम को जो है वो 7 8 तक हो जाता है। अच्छा। 10 12 14 बहुत ठंडा मुल्क, बहुत खूबसूरत मुल्क, बहुत सरसब्जा सब कुछ। और ईद वाला जो है वो बस ऐसे ही है कि फिर मस्जिद में ही लोग इकट्ठे होते हैं। जब इकट्ठे होते हैं और फैमिलीज, बहुत करीबी फैमिली शायद एक दूसरे के घर में जाते हों, लेकिन यूरोप की जो हालात हैं वो ऐसे ही है कि हम लोग मस्जिद में मिल मिला के और फिर अपने अपने कामों में शुगल लगा लेते हैं और जो बहुत नजदीकी रिश्तेदार होते हैं उनके घरों में जाके बैठ के, और जैसे पाकिस्तान में होता है वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन लोग कोशिश करते हैं। हाँ, क्योंकि 2 मई को यूरोप में हुई है और 3 मई को पाकिस्तान। कमी तो महसूस होती है कि अगर एक ही दिन हो तो बड़ा ही मज़ा आता है। क्योंकि लेकिन ये गर्दिश ज़मीन है, कहीं रात है, कहीं दिन है, कहीं चांद है, कहीं सूरज है। बहरहाल, अच्छा बताइएगा कि इसके अलावा आपने किस तरह वो दिन मनाया? कहीं गए गए बच्चों के साथ, कहीं दोस्तों से मिले? सच्ची बात है, आपको मैं बताऊं कि मेरा एक बिजनेस भी है और मैं थोड़ा सा बिजनेस में भी वो करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस में ईद यहाँ यूरोप में तो फिर उनकी छुट्टी तो होती नहीं है अच्छा। और वो भी साथ साथ चलता है। लेकिन जो मजहबी त्यौहार जो भी होते हैं वो हम मुसलमान लोग जो हैं जहाँ कहीं भी दुनिया बैठे हैं वो अपने तौर पे मनाते जरूर है। ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा, अब बताइएगा कि पाकिस्तान में ईद ऐसे हालात में आई है कि कुछ क्राइसिस हैं। ईद के दिनों में भी बेचैनी पैदा होती रही है, और ख़ास तौर पे जब से ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई या आई है, गो कि वो आइनी तरीक़ेकार था। तो बताइएगा कि पाकिस्तानी हालात के बारे में हम सारे परेशान हैं। इस बारे में कुछ तजावीज़ दीजिएगा, कुछ बताइएगा। जी। बिल्कुल नसीर साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। पाकिस्तान के हालात चलते चलाते बगाड़े गए हैं। जी। बिल्कुल सही हालात जा रहे थे, जी। मुल्क सही चल रहा था जी। और एक अच्छी कीमत में जा रहा था। हम्म। आपकी गवर्नमेंट के लोग, खासकर मैं बोलूंगा कि हमने को किसी किसी की रिश्तेदारी तो हमारी है नहीं है, हम जी। पाकिस्तानी हैं, ठीक। पाकिस्तान से प्यार बिल्कुल। करते हैं, पाकिस्तान के हालात को बड़े करीब से जांचते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। जब से ये हुकूमत आई थी इमरान साहब की, तो इसने खुद तो बदयांती 1 रुपए की नहीं की जी। और ये कोशिश कर रहा था। देखें जी। नसीर साहब, आप बहुत माशाल्लाह तजर्बेकार आदमी है। हम्म। जब पाकिस्तान में 75 साल में कभी भी कोई हमारे मुल्क को ठीक नहीं कर पाया, जी। मार्शल भी लगे, लेकिन वो भी इन करप्ट और माफिया, ये माफिया जो हैं जिन्होंने खरबों रुपए खाए, पाकिस्तान को लूटा, हाथों से भी पैरों से भी कुछ नहीं बचाया छोड़ा इन्होंने। ठीक। और फिर इनकी जड़ें इतनी गहरी हो गई थी कि कोई इनको निकाल नहीं सका, जी। मार्शल इनकी जड़ें नहीं उखाड़ सके। जी। जी। तो इसने ट्राई की, इसने कोशिश की, इमरान ने कोशिश की कि अदारों के थ्रू इन लोगों को घेरे में लाया जाए। जो पैसा इन्होंने खाया है, हर MNA MP पाकिस्तान में करप्ट है। ठीक। किस किस की मिसाल देंगे? ठीक।
3-4 गवर्नमेंट जो आई है पिछली, उनका हर मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर सब करप्ट थे, सब पकड़े गए, नैब ने पकड़े। लेकिन एक अफसोस की बात है नसीर साहब कि आपकी अदालतें उनको छोड़ती गई। अभी इमरान अकेला आदमी तो नहीं पूरे 22 करोड़ लोगों से लड़ सकता, या उनकी जेबें ऐसे पैसे निकाल के तो पाकिस्तान के बैंकों में जमा कराएगा। आपके अदारे जो थे वो अदारे उस तरह काम नहीं कर पाए जिस तरह के यूरोप में होता है। मैं छोटी सी मिसाल आपको यहाँ पे भी यूरोप में देता हूँ, छोटी सी मिसाल। मैंने खुद देखा कि यहाँ पे एक जज मेरे सामने, मेरे किसी ने पैसे खाए थे और वो अरबी था और पैसे दे नहीं रहा था, कहता इसको मैं कैश दे के आ गया हूँ, तो मैं उसको खींच के ले गया अदालत तक। जब अदालत का टाइम हुआ तो हम लोग बाहर बेंचों में या कुर्सियों में बैठे हुए थे, तो एक शख्स सिविल कपड़ों में आया, आम कपड़ों में आया, उसने साइकिल खड़ी की बिल्कुल एक साइड पे, वो साइकिल खड़ी करके जज वाली साइड पे अंदर चला गया। तो मेरे जहन में ऐसे था कि ये कोई सेक्रेटरी होगा, कोई ऑफिस का कोई क्लर्क होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने कॉल किया तो ही वाज ए जज। हैरान हो गया, साइकिल पे आया, सिविल कपड़ों में, आम कपड़ों में आया, कोई पुलिस, कोई गार्ड, कोई गाड़ी नहीं थी उसके पास, लेकिन एज ए जज जो उसने काम किया वो मैं हमेशा याद रखूंगा। ऐसे लोग जब आपको मिलेंगे या मिलते तो नसीर साहब पाकिस्तान कहीं से कहीं जा गया होता। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो पाकिस्तान से ज्यादती हुई है वो इंसाफ है। पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ नहीं मिला। अदालती निज़ाम हमारा दुरुस्त नहीं है, ये कह रहे हैं अब्दुल क़य्यूम साहब। ना सिर्फ स्वीडन बल्कि यूरोप के हर मुल्क में इस तरह ही जजेस आते हैं, इस तरह वकला आते हैं, इस तरह ही जो हमारे बड़े बड़े प्रेसिडेंट या बड़े बड़े वज़रा हैं वो बड़े सादे तरीके से आते हैं, कोई उनकी जान को ख़तरा नहीं, मुआशरा पुरअमन है। अच्छा ये बताइएगा कि रिवर्स गियर क्यों लगा दिया गया गाड़ी को? गाड़ी अगर चल रही थी आपके मुताबिक, तो जो चलाने वाले गाड़ी थे तो उन्होंने इसको रिवर्स गियर क्यों लगा दिया? देखिए नसीर साहब, आपका माशाल्लाह बहुत बसीरत है आपके अंदर। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब किसी की इंटरेस्ट, पाकिस्तान में क्या होता रहा है, पाकिस्तान का एक प्रेसिडेंट जब बनता है तो उसकी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाता रहा है, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से। वज़ीर आज़म अपनी इंटरेस्ट से लगाता था कि ये जो जनरल है ये मेरी खिदमत, ये ताबेदार रहेगा, ये आगे से बोलेगा नहीं, जो हुक्म दूंगा ये करता रहेगा। ये जब से ही पाकिस्तान बना ऐसे ही हुआ। भुट्टो ने किसको चुना? टिक्के को चुना। वो कोई काबिल जनरल नहीं था, वो उसका ताबेदार रहा, सिर्फ पाकिस्तान की इंटरेस्ट नहीं, अपनी इंटरेस्ट। इसके बाद जो लोग आए लायक होते हैं। तो इसी तरह ये जो अभी हुकूमत चल रही है इसमें भी कुछ लोगों की इंटरेस्ट थी, क्योंकि इमरान साहब लोगों को खींचने की कोशिश कर रहा था कि जानदार लोगों को सीटों पर बैठाया जाए, नकमे लोगों को हटाया जाए। वहां से एक रास्ता बना गलत, किसी के जहन में आ गया कि ये बंदा हमारी इंटरेस्ट में इंटरफियरेंस कर रहा है, इसको उठाओ। अब देखें रातों रात वो लोग जो पैसे के लोग नहीं थे, गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ डिकाइट्स, और या जिसको कह लगे गैंग ऑफ डिसऑनेस्ट पर्संस को इकट्ठा किया गया, एक गैंग बनाएगी और अटैक करवा दिया गया कि इसको हटाओ। तो हम मिलके, ताकि जब तक हमारी है यहाँ पे 1.5-2 साल कोई चीज, उसको मैं खुफिया ही रखता हूँ, तो वो ये फिर हमारा हालात ठीक चलेंगे। तो ये मुल्क की इंटरेस्ट को हटा के जाती इंटरेस्ट को सामने रख के हर बनी बनाई चीज को बिगाड़ दिया गया। अच्छा, तो लेकिन जो बयानिया लेके चले हैं तो बयानिया दम तोड़ रहा है, या क्या देखते हैं आने वाले हालात में? जो इमरान खान साहब का बयानिया है, आजकल उन्होंने ख़त का बयानिया पकड़ा हुआ है, तो क्या सोच रहे हैं हम यहाँ बैठे हुए? देखिए बिल्कुल सही है, अभी तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं नसीर साहब, जो छुपी थी बातें क्लियर हो गई। लेकिन चोर कभी, आपने देखा होगा, चोर कभी नहीं मानता कि मैं चोर हूँ। वो हमेशा यही बोलेगा, वो झूठा कुरान भी आया उठा के आ जाएगा वहां अदालत में, क्योंकि वो चोर है। तो जो चोर थे वो तो नहीं मान रहे, लेकिन हकीकत है वो जो बयानिया देखे ना, रातों रात आपके जज, अभी जजों की हालत देखें, ये वो जज हैं जिन्होंने किसी गरीब को आज तक इंसाफ नहीं दिया। ये वो जज है रात को 12 बजे इसको उठवाने के लिए अदालत खोल के बैठ गया, वो चीफ जस्टिस आ गया। ये बदयानत लोग थे, मैं जानदारी से ये इसका तजिया कर रहा हूँ। ये वो बदयानत लोग थे जिन्होंने अपनी जाती मफाद के लिए एक जानतदार वजीर आजम को हटाने के लिए ये सब हरबा इस्तेमाल किया। लेकिन अल्लाह बड़ी ताकत वाला है, वो इस तरह अगर सारी दुनिया को करते रहेंगे तो कब तक करेंगे, उसकी भी बड़ी पावर
पावर है, वो कुछ करेगा ना। तो मुझे ये यकीन है कि ये लोग फेल हो जाएंगे, और इमरान की जो वो सोच है कि इस मुल्क के अंदर ज्यादतियां हुई हैं, इंसाफ नहीं लोगों को मिला, लोगों के हकूक मारे गए, लोगों के ऊपर हर तरह की ज्यादतियां हुई, वो हावी हो जाएगा अल्लाह ताला की मदद से। और ये जो कुछ हुआ था ये वाकई एक साजिश थी। जो अक्लमंद लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी ना तो आंखों में पट्टियां बांध सकता है कोई, ना उनके दिमाग को कोई उसके अंदर को डाल सकता है। ये एक सोची समझी प्लान के मुताबिक इस बंदे को हटाया गया है। अच्छा, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा है, लेकिन हमने आपका तज्जिया बैन अल-अक़वामी तौर पे भी लेना है। तो जंग के हालात क्या देख रहे हैं? रूस यूके को धमकियां दे रहा है, यूरोपीय यूनियन रूस के ऊपर पाबंदियां लगानी चाहती है। तो क्या सोच रहे हैं आने वाले दिन में? स्वीडन क्या देख रहा है, या स्वीडन की हुकूमत या स्वीडन के अवाम, क्योंकि करीब तरीन है ये रूस के, तो क्या सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए, स्वीडन शुरू से मैं आपको बताऊं, नसीर साहब को पता है, स्वीडन, फिनलैंड, ये डेनमार्क, नॉर्वे, ये 3 मुल्क ऐसे हैं जिनकी बॉर्डरें जो है वो रशिया के साथ मिलती हैं। तो ये हमेशा न्यूट्रल रहे हैं, न्यूट्रलिटी में इनको फायदा रहा है, कोई जंग नहीं हुई। स्वीडन जंग अज़ीम 2 में भी हिटलर के साथ इन्होंने जंग नहीं की थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ जंग नहीं लड़ेंगे। ये बच गए, इनका एक मकान भी नहीं टूटा, एक सड़क भी नहीं टूटी। तो अभी भी मेरे ख्याल में रशिया को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। दुनिया में 3 बड़े मुल्क जो है वो, जिनको हम सुपर पावर तो अल्लाह ताला है, लेकिन हम इनको कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिकली, मिलिटरली या और लिहाज से, ये जैसे हम कहते हैं कि साइंस के लिहाज से ये बड़े मुल्क हैं, जैसे चाइनीज है, रशियन है, अमेरिका है। अभी आप रशिया को या चाइना को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो बड़ी ताकतें बन गई हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये जो यूक्रेन का सदर है, इसने सब कुछ ये खेल बगाड़ा है, जो मेरी जाती सोच है। अगर ये अक्लमंद आदमी होता तो वो कहते हैं समुंदर में रहना और मगरब से कोई नाराजगी नहीं रख सकता, लड़ाई नहीं कर सकता। अगर ये अक्लमंद आदमी होता तो ये सीधा ही प्यूटन से शुरू में इससे बात कर लेता, हाँ भाई तुम्हारी क्या मर्जी है, अगर वो चाहता है कि तुम नेटो का मेंबर ना बनो तो मत बनो भाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा मुल्क बच जाता। आज देखें खंडरात बन गए, रशिया ने उसको क्या बना दिया, खंडरात बना दिया है, 100 साल पीछे कर दिया है। ये आज भी वहां पे डटा हुआ है और रात दिन इसको मार पड़ रही है। और मुझे ये भी डर है कि प्यूटन बड़ा एक सख्त आदमी है, पॉसिबली कुछ और ना कर जाए, एटम बम ना गिरा दे, कुछ कर जाए, और वो डरता किसी से नहीं, क्योंकि सुपर ताकत वो भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एटम बम किसी के पास है तो वो प्यूटन के पास है। तो दुनिया ना तबाही पे जाए, कोई भी नहीं चाहता कि दुनिया तबाही पे जाए। यूरोप पहले ही तबाह हो गया था। अगर ये अक्लमंद लोग होते तो ये बैठ के मसला हल करवाते, लेकिन उन्होंने प्यूटन रशिया को एक कोने पे लगाने के लिए सब कुछ किया। उसका रिजल्ट क्या आया? अपोजिट। अगर प्यूटन धमकी दे रहे हैं तो उसके खिलाफ पाबंदियां, जरा सी बात होती, पाबंदी लगाओ, पाबंदी लगाओ, पाबंदी लगाओ, तो वो फिर बड़ा मुल्क है, वो जो धमकियां मार रहा है तो कहता है कि भाई तुम बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, कहते तंग आमद फिर बेजंग आमद। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोगों को अकल आएगी और इस जंग को और ज्यादा नहीं फैलाना चाहेंगे, क्योंकि यूरोप में बड़ी दुनिया रहती है, और अगर ये यूरोप फिर तबाह हो गया तो फिर 200 साल पीछे जाएगा। तो इसमें अकल की बात थी कि अगर ये मिल के इस मसले को पहले दिन ही सॉल्व कर देते तो एक भी इसका नुकसान होता यूक्रेन का, और यूक्रेन का सदर अपने मुल्क को बचा पाता, लोगों को बचा पाता। लेकिन मेरे ख्याल में उसकी सारी गलती है, और आज भी उसकी गलती है जो इस चीज को मान नहीं रहा। स्वीडन में मुहाजिरीन जो यूक्रेन के आ रहे हैं और उनको क्या स्टेटस मिल रहा है? यहाँ पे मैंने अखबार में पढ़ा था कि कोई 40,000 जो यूक्रेनी यहाँ पे एक एज ए जैसे महाजर होते हैं वो महाजर बन के आए हैं। और मेरे ख्याल में इनको परमानेंट नेशनलिटी तो ये नहीं देने वाले, क्योंकि ये कुछ अरसे के लिए, जैसे जर्मनी का भी मैंने पढ़ा था, वो कह रहे हैं कि हम कुछ साल के लिए आप लोगों को यहाँ रखेंगे। इसी तरह ये भी कुछ साल के लिए रखेंगे, एज ए जैसे कहें कि महाजर बन के, या जो भी टर्म इस्तेमाल आप करें। तो जब तक मुश्किल हालात हैं यूक्रेन में, अगर यूक्रेन के हालात ठीक हो जाते हैं, टूट फूट गया है यूक्रेन का बहुत सारा हिस्सा, तो उस वक्त तक इनको रखेंगे, इनको शायद पूरी सहूलतें भी देंगे, खाने पीने की, रहने की, लेकिन इसके बाद इनको नेशनल स्टेटस नहीं देंगे इनको। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम साहब, आपने आलमी खबरों और पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर भरपूर तबसरा किया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए 9 बजे। अस्सलाम वालेकुम। नसीर साहब, थैंक यू जी, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।